हेलो दोस्तों, आ गया है आपका दोस्त होस्ट एवं घोस्ट ही कहिए दोस्तों। अब ल्यूसेंट दूर नहीं, ल्यूसेंट का डिस्कशन आपको संपूर्ण करवाया जाएगा दोस्तों, तो आप भली भांति ध्यान दीजिए। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पहला टॉपिक दोस्तों, भारत का इतिहास के बारे में। इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर में हिमालय से लेकर, कहाँ दोस्तों, उत्तर में यानी सबसे ऊपर उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश कहा जाता है दोस्तों। अर्थात भारतों का देश कहा जाता है दोस्तों। यहाँ के निवासी को भारतीय कहा जाता है, यानी भारत में निवास करने वाले साथियों यानी कि जो निवास करते हैं यहाँ, इसको भारतीय कहा जाता है, अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। अर्थात यहाँ निवास करने वाले लोगों को भारत की संतान कहा जाता है दोस्तों। भारत एक प्राचीन काबिले का नाम था। भारत क्या बोल रहा है दोस्तों, एक प्राचीन कबीले का नाम था, एक प्राचीन कबीले का नाम पर पड़ा था। प्राचीन भारत अपने देश के जम्मू द्वीप, यानी प्राचीन भारत मतलब जो प्राचीन भारत है दोस्तों उस समय से जो है एंशिएंट के रूप में जो जाना जाता था, उसको जम्मू द्वीप अर्थात जम्बो अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरान इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाना जाता है। इंडस सिविलाइजेशन के बारे में भी इसमें चर्चा मिलती है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या कहा जा रहा है देखते हैं। कहा जाता है जिसे वे सिंधु कहकर हिंदू कहते थे, यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और दूसरे देश इसी नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा और यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा में इंदे का आधार अंग्रेजी में इसे जो है इंडिया कहने लगा दोस्तों। और पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वाले की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले का जो है बहुमत है। तो क्या कहा दोस्तों, उत्तर में जो है इंडो यूरोपियन परिवार वाली भाषा बोलते हैं और दक्षिण में जो द से द्रविड़ियन, द से दक्षिण हो गया। जैसे कि अगर हम भारत की नक्शा अगर ऐसे ले दोस्तों, ऐसे ले तो दोस्तों, ठीक है, ऐसे मोटा मोटी हम बना ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, मोटा मोटी बना लें तो उत्तर में जो रहेंगे दोस्तों, उसको इंडो यूरोपियन भाषा परिवार कहेंगे, जो दक्षिण में द से दक्षिण हो गया दोस्तों, और द से हो गया आपका द्रविड़ियन भाषा परिवार हो गया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं इसी के बारे में। आगे क्या कह रहा है, आगे अगला नोट है दोस्तों। अगला नोट में कहा गया है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, यानी कि यहाँ पे कौन कौन सा नस्ल पाया जाता है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड हो गया, पैलियो मेडिटेरेनियन हो गया दोस्तों, काकेशियाड हो गया, निग्रोड और मंगोलॉयड हैं दोस्तों। और मंगोलॉयड ये सब जो है नस्ल यहाँ पे भारत में जो है आपका जो है निवास करते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। पहला हो गया आपका जो कि प्राचीन भारत, दूसरा हो गया आपका जो कि मध्यकालीन भारत, तीसरा हो गया आपका जो कि आधुनिक भारत। आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सिलियरस को जाता है। क्रिस्टोफ सिलियरस, फिर से इस नाम को आप जानिए दोस्तों। यानी कि सबसे पहले जो है इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है, क्रिस्टोफ सेलियरस को। किसको जाता है दोस्तों, क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है दोस्तों।
इसी में से सबसे पहले चर्चा करेंगे दोस्तों प्राचीन भारत का, कि प्राचीन भारत में क्या है। प्राचीन भारत के बारे में चर्चा है दोस्तों। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है दोस्तों। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला हो गया आपका धर्म ग्रंथ, दूसरा हो गया ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा हो गया विदेशियों का विवरण, चौथा हो गया पुरातत्व संबंधी। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी में से देखते हैं दोस्तों। भारत का जो है सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ अगर पूछा जाएगा तो वो क्या है, तो वेद है, जिसके संकलनकर्ता किसको माना जाता है, महर्षि कृष्ण द्वापायन वेद व्यास को माना जाता है। और वेद जो है वासुदेव कुटुंबकम का उद्देश्य देता है और भारतीय परंपरा वेदों को नृत्य तथा अपौरुष मानती है। और वेद 4 हैं, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद पूछेंगे कितने हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वेद कितने हैं, तो कितने हैं, तो 4 हैं। इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो संहिता। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चारों वेदों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, तो संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संहिता। यानी कि सभी वेदों में से ऋग्वेद की मैं चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। क्या बोल रहा है दोस्तों, ऋचाओं के, यानी बोलेगा कि ऋग्वेद किसको कहा जाता है, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, यही ऋग्वेद का आपका सटीक परिभाषा है दोस्तों। इसमें से बोलेगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल में। इसमें पूछेगा कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। और वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। कितने ऋचाएँ हैं दोस्तों, 10,462 ऋचाएँ। कितने ऋचाएँ हैं इसमें ऋग्वेद में दोस्तों, 10,462 ऋचा हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋषि को क्या कहते हैं दोस्तों, होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के जो है राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसकी वर्णन है, तो सूर्य देवता का। बोलेगा कि सूर्य देवता का वर्णन जो है ऋग्वेद के कितवें मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है। आगे देखते हैं दोस्तों, सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के कितवें मंडल में है, तो 9वें मंडल में है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख, यानी सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र भी है, तीसरे मंडल में ही है, सूर्य देवता का भी उल्लेख है, और 9वें मंडल में जो है देवता सोम का उल्लेख है। आगे देखते हैं, यानी ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, तो खेल कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो खील कहा जाता है। आगे देखते हैं, चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषोक्त है, जिसके अनुसार से 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्या शब्द जो है दोस्तों वह गाय से संबंधित है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है।